Hello everyone, this is Radha and I welcome you all in this class and this is lecture number 2 और आज हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे। और जो टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे वो हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एलिमेंट्स का, उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है उनका किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, उनकी किस तरीके से नेमिंग की जाती है, वो कंसेप्ट समझेंगे, एज वेल एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। और इसी लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन सब का भी जो बेसिक ओवरव्यू है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लोथर मेयर कर्व के बारे में देखा था। लोथर मेयर कर्व से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव। उन्होंने क्या किया था, इस लोथर मेयर कर्व के अरेंजमेंट को देख के कि लिथियम से जा रहा है ये नाइट्रोजन, देन इस तरीके से एटॉमिक जो वेट है वो क्या होता जा रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है, लिथियम टू सोडियम टू पोटेशियम, इनका एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है। उन्होंने यहां से एक बेसिक आइडिया लिया कि जो एलिमेंट्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, एटॉमिक वेट के बेसिस पे किया जाता है। और इसी बेसिस पे उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दे दी। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक मैनर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था टेबुलर फॉर्म में। और इनके अकॉर्डिंग जो इनका टेबल था उसमें 7 पीरियड्स थे एज वेल एज 8 ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। और उन्होंने ये कहा कि जो 8 ग्रुप हैं, इन 8 ग्रुप में से जो 7 ग्रुप हैं, ये 7 ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं ए और बी सब ग्रुप में। इट मींस जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये जो 7 यहाँ पर ग्रुप्स हैं इनको किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, सब ग्रुप में 1A, 2nd A, 3rd A, 4A, 5th A, 6th A एंड 7th A। एक सब ग्रुप ये और दूसरा सब ग्रुप 1B, 2nd B, 3rd B एंड सो ऑन 7th B। इस तरीके से जो 7 ग्रुप हैं उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ए और बी सब ग्रुप में। ये हम लोग ने देख लिया कि ये जो 7 ग्रुप है इनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है ए और बी में। और जो 8th वाला जो ग्रुप है इसमें क्या बताया, 3 रोज होंगे और हर रो में 3-3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर, ये बताया मेंडलीव ने। इसके बाद में यहां पर कुछ डीमेरिट्स मिले मेंडलीव के टेबल में। और देन यहां पर मूसले आए जिन्होंने अपना एक और टेबल यहां पर दिया जिसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस बेसिस पे किया, एटॉमिक नंबर के बेस पे। और जो आज के टाइम पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहां पर भी अरेंजमेंट किस बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। इन्होंने जो टेबुलर फॉर्म दिया इसको मेंडलीव का मॉडिफाइड वर्जन भी कहा जाता है या फिर मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग 8 ग्रुप जो कि मेंडलीव ने बताए थे वो तो है ही हैं, इसके अलावा एक और ग्रुप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर इनर्ट गैस को फिल किया। अब टोटल कितने ग्रुप हो गए, 9 ग्रुप हो गए। और जो इनर्ट गैस वाला जो ग्रुप है उसको नाम दिया 0 ग्रुप। क्लियर। और जो 8 ग्रुप है इनमें से 7 ग्रुप का हम लोगों ने देख लिया कि ए और बी में सब ग्रुप में क्लासिफिकेशन है। और 8th वाला जो ग्रुप है इसमें 3 रोज होंगे और हर रो में 3 एलिमेंट्स होंगे। अब यहां से हम लोग इंटरकनेक्शन देखते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से इंटरकनेक्शन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। यहां पर देख लो, पहले ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि मॉडिफाइड वर्जन है मेंडलीव का, जिसमें कि 7 ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 ग्रुप है। और मैंने क्या कहा था कि जो 7 ग्रुप है उनको डिवाइड किया गया है किसमें, सब ग्रुप में।
1A, second A, third A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड सिमिलरली 1B, second B, third B, इस तरीके से। और जो 8th वाला ग्रुप है इसमें 3 रोज हैं, 1, 2, 3 और हर रो में 3-3 एलिमेंट्स हैं। और मेंडलीव के टाइम तक इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, मूसले के टाइम पर डिस्कवर हो गए थे, इसलिए इन्होंने एक और नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कहा जीरो ग्रुप। ये है 9th ग्रुप। इसके अंदर इन्होंने इनर्ट गैसेस को फिल कर दिया। क्लियर? अब आता है अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कनेक्शन बताती हूँ कि क्या कनेक्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो यहां पर देखो, ये है लॉन्ग फॉर्म, जिसको कि प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जा सकता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग आज के टाइम पर पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल। सो यहां पर ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर में जो यहां पर दिए गए हैं ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो यहां पर ये थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक दिए गए हैं ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो यहाँ पर 13 से 18 ग्रुप तक दिए गए हैं ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये यहाँ पर हैं अलग से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? सो एक पॉइंट जो हम लोग को यहाँ पर पता चला कि जो लॉन्ग फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर है? अब यहाँ पर टोटल कितने ग्रुप प्रेजेंट है? 1, 2, टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी कि जो लॉन्ग फॉर्म है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इसमें 7 पीरियड है और 18 ग्रुप प्रेजेंट है। इसको किसने दिया था? दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। रैंग एंड वर्नर ने इसको प्रपोज किया था और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब कनेक्शन देखो कि किस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहा जाता है उसका और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिलेशन क्या है, क्या सिमिलैरिटी है। सो मूसले ने क्या कहा था? मूसले ने ये कहा था कि टोटल 9 ग्रुप है और 9 ग्रुप में से जो 7 ग्रुप हैं वो सब ग्रुप में डिवाइड है ए और बी में। 8th वाला जो ग्रुप है उसमें 3 रो है और एक और ग्रुप है जिसको जीरो ग्रुप कहा जिसके अंदर इनर्ट गैस है। अब ये तीनों स्टेटमेंट को मैं यहां पर दिखाती हूं इस टेबल में आपको। सो ये देखो यहां पर ये यहां पर 1A है यानी कि फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप का सब ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये 8th ग्रुप में 3 रोज हैं। ये 3 रोज यहां पर दिए गए हैं 8th ग्रुप में। देन यहां पर फर्स्ट ग्रुप का सेकंड सब ग्रुप बी, सेकंड बी, थर्ड बी, 4B, 5, 6, 7B और 8th ग्रुप तो मैंने आप लोग को दिखाई दिया। और एक जीरो ग्रुप जिसके अंदर नॉर्मल गैस है। सो जो मूसले ने कहा था उसने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था और यहां पर क्या किया गया है? यहां पर अलग से ग्रुप बना दिया गया है, इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया गया है। जैसे 1A फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड A सेकंड ग्रुप हो गया। सो आई होप आपको एक रिलेशन यहां पर समझ आ गया होगा। सो यहां पर ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जनरली हम लोग लिथियम के ऊपर लिखते हैं बट हाइड्रोजन जो है वो किसी भी ब्लॉक से रिलेशन नहीं रखता। ये ना एस ब्लॉक में आता है, ना पी ब्लॉक में, ना डी ब्लॉक में। और ये क्या होता है? ये होता है नॉन मैटर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार ये देख लो कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जो ना तो प्रॉपरली मेटल होंगे ना प्रॉपरली नॉन मेटल होंगे। अब जिनको येलोइश कलर से यहाँ पर डिनोट किया गया है, ये सिलिकॉन, ये सारे जो हैं ये क्या है? ये हैं मेटेलॉइड्स। बट कई जगह बोरोन को नॉन मेटल की कैटेगरी में डाला गया है।
जो ब्लूइश कलर में दिए गए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या हैं, ये हैं नॉन मेटल, एज वेल एज हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल हैं। सो अगर आप लोग मेटलॉइड और नॉन मेटल को ध्यान रख लेते हो, बाकी तो अपने आप ही पता चल जाएंगे कि ये सारे क्या हैं, मेटल हैं। सो टू ग्रुप नोन एज lanthanide और actinides that cannot be fitted into 18 ग्रुप, और इनको क्या कह दिया गया था, इनको F ब्लॉक कहा गया था, जिनको सेपरेटली यहाँ पर रख दिया। ये देखो, ये जो सेपरेटली रखे गए हैं क्या है, lanthanide और actinoids का सीरीज है, और ये F ब्लॉक के अंदर आते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर उन एलिमेंट्स का जिनका की एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। सो यहां पर देखो, यहां से अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर वी डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। हम लोग एटॉमिक नंबर को देखकर उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को न्यूमेरिकल रूट या रूट नेम दिए गए हैं 0 to 9 तक के। क्या रूट नेम है? ये देखो, ये यहाँ पर डिजिट दे दिए 0 से 9 तक का, और यहाँ पर ये रूट नेम दे दिए कि 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, निल। 0 का हमें पता है कि हम लोग निल ही बोलते हैं। 1 को कैसे ध्यान रखोगे, यूनी, यूनी यानी 1, से यहाँ पर अन, 1 और अन में साउंड भी वैसा ही आ रहा है, अगर अदरवाइज आप लोग यूनी से ध्यान रख लेना, यूनी का अन। 2 को बाई से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 पेंट, 6 हेग, 7 सेप, 8 ओक, 9 इन। ये क्या है, ये रूट नेम है। अब इसी से हम लोग क्या पता करेंगे, इसी से हम लोग आयुपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो जैसे कि हम लोग लेते हैं 105, ये एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, और आपसे पूछा गया है कि इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर बताओ। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर करो। सो क्या होगा, सो यहां पर अगर आप लोग को ये ध्यान होंगे ये रूट नेम, तो आप लोग इसका आसानी से बता पाओगे। 1 का क्या होगा, अन, 0 का निल, और 5 का क्या होगा, पेंट, और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे हम लोग IUM। सो अननिल पेंटियम होगा आयुपैक नोमेनक्लेचर 105 का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां पर दिया गया है, what would be the IUPAC name and symbol for the element with atomic number 120। यहां पर 120 का पूछा गया है। सो 1 का अन होता है रूट नेम, 2 का बाई होता है, और 0 का निल होता है, और लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, IUM। सो अन बाई निलियम, ये क्या होगा, ये यहां पर रूट नेम से हम लोगों ने आयुपैक नोमेनक्लेचर पता कर लिया। सो अब आप लोग को ये ऑलमोस्ट सारा टेबल क्लियर हो जाएगा कि 101 का क्या नाम होगा, 1 का अन, 0 का निल, 1 का अन, देन इयम। क्लियर है? सेम 102 का अन, निल, बाई, यम। क्लियर? 103 का अन, निल, 3 का ट्राई, यम। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम लोग देखते हैं। सो इसके लिए हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल को देखेंगे। सो एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको कहते हैं ग्रुप। सो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका केमिकल बिहेवियर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में सेम होता है। अच्छा, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी अभी। और ये चीज तो आप लोग को क्लियर होगी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्लियर? सो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग ऑफ बाउ रूल से देखते हैं या ऑफ बाउ प्रिंसिपल से देखते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इलेक्ट्रॉन
in different orbital will be filled in increasing order of their energy। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में कैसे फिल्ड होते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे। यानी कि जो कम एनर्जी वाला एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जिसका एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे और हाईएस्ट एनर्जी वाले में बाद में। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ बाउ रूल क्या होगा, n प्लस एल होगा। अब n क्या होता है, l क्या होता है, ये देखो, ये यहां पर बताया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताऊंगी, उससे आप लोग को ऑफ बाउ रूल समझने में आसानी रहेगी। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले हम लोग ये कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑफ बाउ रूल पे जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्लियर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ये है कोई एटम। एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये एटम दिया गया है। एटम के अंदर ये जो ब्लू कलर का दिया गया बिल्कुल सेंटर में, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक, अब यहां पर ये चारों तरफ जो है ये शेल दिए गए हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अच्छा, कहीं पर ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, n का मतलब होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को, और शेल को ही कहा जाता है ऑर्बिट। सो ये ध्यान रखना, शेल को ही ऑर्बिट कहा जाता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग n से। अगर मान लो आप लोग से पूछा गया कि n इज इक्वल टू 1 है, सो कौन सा शेल होगा, ये फर्स्ट शेल होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा। कहीं पर दे दिया n इज इक्वल टू 2 है, सो कौन सा शेल या ऑर्बिट होगा, ये सेकंड होगा। n इज इक्वल टू 3 है, सो कौन सा होगा, थर्ड शेल होगा। n इज इक्वल टू 4 है, सो कौन सा ऑर्बिट होगा, फोर्थ होगा। अच्छा, यहां पर अगर n इज इक्वल टू 1 है या फिर k लिख दिया, k l m n, k यानी के 1, l यानी 2, m यानी 3, n यानी 4, यानी कि k अगर कहीं लिखा है यानी कि यहां पर बात की गई है फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना कि अगर कहीं पर k है, k मतलब फर्स्ट शेल है, l यानी सेकंड शेल है, m यानी थर्ड शेल है, n यानी फोर्थ शेल है। अच्छा, अगर मैं कहीं पर शेल यूज कर रही हूँ, कहीं पर ऑर्बिट वर्ड यूज कर रही हूँ, तो ध्यान रखना कि शेल और ऑर्बिट सेम ही है। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और n किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल या ऑर्बिट को। अगर n 1 है तो फर्स्ट शेल है, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, और 4th है तो फोर्थ शेल या फोर्थ ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। So principal quantum number represent a shell around a nucleus. n क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, शेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। और जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे n का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे क्या बढ़ती जा रही है, एनर्जी और साइज ऑफ द शेल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर। सो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो ऑफ बाउ रूल में हम लोगों ने n प्लस एल का फॉर्मूला देखा था। n तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि n क्या होगा, n शेल या ऑर्बिट है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सो नेक्स्ट वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि n इज इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट शेल है, n इज इक्वल टू 2 है तो सेकंड शेल है, n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड शेल है। शेल को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं होम, यानी घर कंसिडर कर लेते हैं। उस घर में बहुत सारे रूम भी तो हो सकते हैं,
यानी शेल के अंदर सब शेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट शेल है, और इस शेल के अंदर सब शेल भी प्रेजेंट होंगे। सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है शेल को या फिर ऑर्बिट को, और शेल के अंदर सब सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। शेल क्या है, घर के अंदर रूम भी तो होंगे बहुत सारे, तो नहीं, शेल के अंदर सब शेल भी होंगे। सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से सब शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान रख लेना कि अगर कहीं पर ये जो सब शेल है, इसके कंसेप्ट में ये वाली बात ध्यान रख लेना, सब शेल जो है L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3। अगर ये लिखा हुआ, अगर कहीं पर 0 लिखा हुआ, यानी कौन सा सब शेल है, S। कौन कौन से सब शेल हो सकते हैं, S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है और F हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, सब शेल हो सकते हैं। अगर कहीं पर L इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी कौन सा सब शेल होगा यहाँ पर, P। L इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, सो D सब शेल। L इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है तो F सब शेल। ये क्या है, सब शेल है। ये चीज आप लोग को ध्यान रह गई होगी कि N जो है वो बताता है शेल को, L बताता है सब शेल को, और कहीं पर मेरे को ये पूछ लिया कि L 0 है, कौन से सब शेल के बारे में बात हो रही है, S सब शेल के बारे में। अगर ये बोल दिया L 1 है, L यानी सब शेल, 1 यानी 1 लिखा हुआ है तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, P सब शेल को। अगर कहीं मैंने आप लोग से पूछा कि L जो है 2 है, कौन सा सब शेल है, तो अगर 2 है तो D सब शेल है। तो इसको ध्यान रखना। So for a given value of n, there will be n value of L which ranges from 0 to n minus 1. So किस तरीके से निकालेंगे हम लोग n वैल्यू को देख के सब शेल। सो क्या क्या कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हम लोगों ने। ये n से रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेल को या फिर ऑर्बिट को। और अगर कहीं पर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 ये लिखा हुआ है, so यानी ये क्या है, फर्स्ट शेल है। इस तरीके से सो ऑन, फोर्थ अगर दिया गया है तो फोर्थ शेल है, ठीक है। और यहां पर कहीं पर k दे दिया, L दे दिया, M दे दिया, N दे दिया, इनका मतलब भी समझाना कि k मतलब फर्स्ट शेल है, N मतलब फोर्थ शेल है, ठीक है। एक देखा हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब शेल को। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल एल से, ठीक है। यानी शेल यानी घर, घर के अंदर बहुत सारे रूम भी प्रेजेंट होंगे। सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं, सब शेल हो सकता है एस, पी, डी और एफ। और अगर कहीं पर मेरे को ये दे दिया एल जो है ये 0 1 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, सो कौन सा सब शेल होगा इन चारों में से, 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। ये ध्यान रखना। अब कैसे पता करेंगे हम लोग सब शेल को देख के, जैसे मान लो मेरे को ये बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये बोल दिया किसी ने कि n इज इक्वल टू 1 है, इसमें बताओ कौन सा सब शेल होगा। सो इसके लिए फॉर्मूला है 0 2 n माइनस 1, इससे मैं बता दूंगी। कैसे बताऊंगी, 0 2 n की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, 1 माइनस 1, यानी 0 2 1 माइनस 1 यानी 0, यानी कि 0 आ रहा है मेरा यहाँ पर, 0 2 0, और 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, s को। यानी कि जो फर्स्ट शेल है मेरे पास में, जो फर्स्ट शेल है मेरे पास में, उसमें कितना सब शेल प्रेजेंट होगा, केवल एक ही सब शेल प्रेजेंट होगा, दैट इज एस सब शेल। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल प्रेजेंट होगा, पी डी एफ ये प्रेजेंट नहीं होगा।
आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा ना, इस तरीके से लिखते हैं 1s के बाद हम लोग तुरंत 2s पे आ जाते हैं, 1p 1d 1f, ये क्यों नहीं लिखते? क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं होते। अभी हम लोगों ने देखा इस फॉर्मूले से। मान लो मेरे से किसी ने ये पूछा कि मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल सेकंड शेल के बारे में पूछ लिया, n इज इक्वल टू 2 दे दिया, सब शेल पूछा कि कितना सब शेल होता है इसमें, तो यहां पर मैं सेम पुट कर दूंगी 0 2, n की जगह 2 पुट कर दिया, -1 यानी 0 2 1। अब अगर 0 है सो यानी कि s और 1 है तो p सब शेल, और सेकंड शेल के बारे में बात हो रही है इसलिए 2s and 2p। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s के बाद 2s and 2p लिखते हैं, 2d 2f क्यों नहीं लिखते? क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं होते। सो इन द सेम वे अगर मैं बात करूं यहाँ पर थर्ड शेल के बारे में, अगर मैं बात करूं थर्ड शेल के बारे में, फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 3, सो अगर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 3 को, क्या आ जाएगा 0 2 2, यानी 0 1 और 2, यानी कि s भी प्रेजेंट होगा, p भी प्रेजेंट होगा और d भी प्रेजेंट होगा। थर्ड शेल है इसलिए 3s 3p और 3d, इसीलिए यहां पर हम लोग 3f नहीं लिखते क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं होता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ये कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से प्रेजेंट करते हैं। एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है वो शेल को बताता है, शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होता है और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, और ऑर्बिटल ही वो लोकेशन है जहां पर कौन प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? सो शेल हम लोगों ने देख लिया किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कि अगर किसी ने मेरे को ये बोल दिया कि n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड शेल या थर्ड ऑर्बिट है। सब शेल मैंने देख लिया, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। l अगर मेरा 0 निकल के आ रहा है तो s है, 1 है तो p d f ये प्रेजेंट होंगे। और इसको निकालने का तरीका किस तरीके से देखा हम लोगों ने? 0 to n-1 के फॉर्मूले से। अब हम लोग ऑर्बिटल देखेंगे। ऑर्बिटल को कैसे पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। सो ऑर्बिटल कैसे पता करेंगे हम लोग? -L2 + L कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, -L2 + L से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा सब शेल है, सब शेल के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो मैं S सब शेल के बारे में बात करूं, S को किससे प्रेजेंट करते हैं? 0 से। सो -0 to +0, तो यानी कि 0 ही आ रहा है, यानी कि एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। यानी S वाला जो सब शेल है, टोटल मेरे कितने सब शेल होते हैं? टोटल 4 सब शेल होते हैं। टोटल कितने सब शेल होते हैं? टोटल सब शेल जो हैं ये 4 होते हैं, S P D और F। अगर L मेरे पास में 0 है तो S है, 1 2, और L अगर 3 है तो F सब शेल है। क्लियर है? अब हम लोग बात करें ऑर्बिटल के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करें? ऑर्बिटल के बारे में। और यहां पर मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? -L2 + L। सब शेल के लिए क्या यूज किया था? 0 to n-1। ठीक है। अब जो मेरा S सब शेल है वो -0 to +0 यानी 0 ही आ रहा है, यानी कि उसके पास में केवल 0 ऑर्बिटल, 0 आ रहा है, 0 यानी कि एक ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? यहां पर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा S सब शेल में। सो एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हम लोग को पता है। अब मान लो यहां पर p सब शेल के बारे में पूछा गया, p 1 से रिप्रेजेंट होता है तो -1 to +1। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं? इस तरीके से, ये 0 इधर आता है, -1 इधर आता है +1, यही तो है। यहां पर हम लोग का -1 to +1 निकला, यानी इसमें कितने होंगे ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 वैल्यूज आ रहे हैं ना, तो 3 ऑर्बिटल होंगे। सो p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3। अब बात करते हैं हम लोग d के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग d के बारे में।
डी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अगर 2 दिया गया है एल का वैल्यू, सो डी है, सो ये होगा -2 2 +2। क्लियर है? अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 0 इधर आता है, -1 इधर आता है, -2 इधर आता है, +1 इधर आता है, +2। टोटल कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है, यानी 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे डी में। सो डी सब शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं? 5 प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब बात करते हैं हम लोग एफ के बारे में। एफ को 3 से रिप्रेजेंट किया गया, यानी -3 टू +3। सो यहां पर मैं क्या लगा दूंगी? -3, यहां पर मैं लगा दूंगी +3। कितनी वैल्यूज हो गई यहाँ पर? 7 वैल्यूज हो गई। कितनी वैल्यूज हो गई? 7 वैल्यूज हो गई। किसके लिए? एफ के लिए। तो एफ में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे? एफ में प्रेजेंट होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में देखते हैं। इस लेक्चर को अगर आप लोग 1-2 बार देखोगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ये। ये हो गए अपने ऑर्बिटल। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप लोग तो इसी तरीके से बनाते हो ना ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो? 2 2। इसीलिए कहा जाता है कि जो एस सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? यहाँ पर 2। और पी कितने कंसिडर करता है? 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। डी में कितने फिल होंगे? एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हैं टोटल। पी के पास 3 है, एस के पास 1 है और एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? इसमें 10 होंगे और इसमें हर एक में 2-2 होगा तो इसमें 14 होंगे। क्लियर है? ये एस के हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बता दिए। तो कौन कौन सी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को कि शेल क्या होगा? शेल के अंदर सब शेल होंगे, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? शेल को ऑर्बिट भी कहा जाता है, जिसको हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता किया। उसके बाद में हम लोगों ने सब शेल, जिसको कि स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर स्मॉल एल का वैल्यू 0 है तो एस सब शेल है, 1 है तो पी सब शेल है, 2 है तो डी और 3 वैल्यू दिया गया है तो एफ सब शेल है। देन हम लोगों ने देखा कि सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल कैसे पता किए? -L2 + L फॉर्मूले से। P में आ रहा था हम लोग के पास में, क्योंकि P का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 1, सो -1 to +1, जिसमें कि 3 वैल्यूज आएंगे। D में 5 और F में 7 ऑर्बिटल। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया कि S के पास में जो हम लोगों ने ऑर्बिटल देखा, एक ही ऑर्बिटल होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P में टोटल 3 ऑर्बिटल होंगे और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पता कर लिया। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में। उससे पहले मैं एक टेबल दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, जितना हम लोगों ने पढ़ा समराइज फॉर्म इस एक ही टेबल में दिया गया है। क्या क्या देखा हम लोगों ने? n, जिसको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। n का वैल्यू 1 2 3 4। अगर 1 है तो फर्स्ट शेल है, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ शेल या फोर्थ ऑर्बिट है। l क्या है? l है सब शेल। ये क्या है? ये शेल या ऑर्बिट। सब शेल में अगर हम लोगों को 0 दे दिया, L = 0 दे दिया, तो यानी कि क्या है? S सब शेल है। यहां पर हम लोग के पास में ये बताया गया है कि जो यहाँ पर N है, यानी जो शेल है सेकंड, उसमें कितने सब शेल होंगे? फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था 0 to n-1, इससे पता कर सकते कितने सब शेल होंगे। सो सेकंड में कितने होंगे? सेकंड शेल में 2 - 1, n का वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो 0 to 1, यानी 0 और 1 प्रेजेंट होंगे। 0 को प्रेजेंट करेंगे हम लोग S से और 1 है तो P लिख देंगे। इस तरीके से बताया गया है। और देन यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल बताए गए हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया कि कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। P में होंगे 3 ऑर्बिटल, D में होंगे टोटल 5 और F में होंगे टोटल 7 ऑर्बिटल। क्लियर है? सिर्फ पूरा टेबल आप लोग अगर ढंग से देखोगे आपको हर एक लाइन यहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने एक एक कंसेप्ट देख लिया। अब मैं हम लोग को बताती हूँ ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में। ऑफ बाउ प्रिंसिपल में क्या बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स उनको कैसे अरेंज किया जाता है?
एनर्जी के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लोअर टू हायर के बेस पर। कौन सा फॉर्मूला पुट होता है? n+l। अब मेरे को n भी पता है क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो n है ये रिप्रेजेंट करता है शेल को या ऑर्बिट को, और l किसको रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, कौन से ऑर्बिटल में पहले किया जाएगा, कौन से ऑर्बिटल में बाद में। ऑर्बिटल तो हम लोगों ने देख लिए कौन कौन से होंगे ऑर्बिटल्स। सो अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 1s 2s 3s 4s। अब हम लोग के पास में ये क्वेश्चन है कि ये मेरे पास में ऑर्बिटल्स हैं, मैं किस में इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल करूं? ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल बताता है। जैसे कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? n+l से हम लोग पता करेंगे। अब सबसे पहले मैं 1s को उठाती हूँ, 1s में 1 दिया गया, यानी n का वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया फॉर्मूले में। और अगर मेरे पास में n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? 0 to n-1। सो 0 to n का वैल्यू 1 दिया गया है, सो 0 to 0, और 0 है तो l क्या होगा? s सब शेल होगी। क्लियर है? सो 1 + 0, ठीक है। s किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आई? 1 आई एनर्जी। यहाँ पर s दिया गया है तो s का क्या होगा? यहाँ पर l किसको रिप्रेजेंट करेगा? जैसे कि ये मेरे पास में फॉर्मूला दिया गया है, सो यहाँ पर 2 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है? ये है n, और n क्या है? शेल या सब शेल। मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया 2। s क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को, जिसको कि 0 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s को। सो 2 + 0, सो इसका क्या हो गया? वैल्यू 2 हो गया, यानी 2 हो गया इसका एनर्जी का वैल्यू। सेम इसमें भी कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा, और 4s का 4 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होंगे? जिसका एनर्जी कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में फिल किए जाते हैं, क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है। देन 2s में फिल किए जाते हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि पहले 1s में फिल होगा, देन 2s में फिल होगा। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। मेरे पास 2s भी है, 2p भी है, 3s भी दिया गया है, और 3p भी है, और 3d भी है, और 4s भी है। अब पहले किस में फिल किए जाएंगे? अब ये देखते हैं। 2s है मेरे पास में, सो क्या हो जाएगा? n+l का फॉर्मूला यूज करूंगी मैं। सो यहाँ पर 2s किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? कौन सा सबशेल? l = 0 होगा यहाँ पर s के लिए। यहाँ पर क्या होगा? 2p किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 1 से। ये हम लोगों ने देख लिया ना, 0 1 2 3। सो l का वैल्यू हम लोगों ने देख लिया। अगर l का वैल्यू ये दिया गया है, सो ये s होगा, ये p होगा, ये d होगा, और ये f होगा, है ना। सो यहाँ पर 2 + 1, सो इनका एनर्जी क्या क्या निकलता आ रहा है अपना? ये आ गया 2, 2 + 1 यानी कि 3। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा 3 + 0 यानी कि 3। ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। ये हो जाएगा 4 + 0 यानी 4, और ये हो जाएगा 3 + d का कितना होगा? 2, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, सो ये एनर्जी हम लोगों ने निकाल ली। अब देखो इलेक्ट्रॉन, हम लोग को इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 1s में, देन जाएगा 2s में। ये तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद किस में जाएगा? इसके बाद यहाँ पर देखो, ये जो 2p है और 3s है, दोनों का एनर्जी लेवल सेम आ रहा है, और हम लोग को किस में फिल करना होता है? कम एनर्जी लेवल वाले में। सो इसके लिए एक और यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर दो ऑर्बिटल जिनका n+l का वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करेंगे? फिर हम लोग फिल करेंगे देन द ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n। तब हम लोग n का वैल्यू देखेंगे, किसका वैल्यू ज्यादा है? n का। जिसके n का वैल्यू ज्यादा है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा है, इट मींस उसका एनर्जी का लेवल भी ज्यादा है। और हम लोग को पता है कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसमें हम लोग बाद में फिल करेंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो n का वैल्यू इसमें 3 दिया गया है, और 2p वाले में n का वैल्यू 2 दिया गया है ना। तो यानी कि बड़ा n का वैल्यू किसका है? 3 का बड़ा n का वैल्यू है, और n ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, तो इसमें हम लोग बाद में फिल करेंगे, पहले 2p में फिल करेंगे। ठीक है, देन फिल करेंगे हम लोग 3s में, देन यहाँ पर फिल करेंगे हम लोग। अब हमारे पास में कंफ्यूजन आता है 3p और 4s के बीच में।
कि पहले किस में फिल करें, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे n का वैल्यू, इसमें n का वैल्यू 3 है, इसमें 4 है, तो छोटे वाला n के वैल्यू में फिल करेंगे। तो देन जाएगा ये 3p में, 3p के बाद किस में जाएगा, ये 3p के बाद में ये जाएगा 4s में। अब 4s में क्यों जाएगा, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्योंकि एनर्जी जो है वो 4s की कम होती है। 4 + 0 = 4 और 3d की ज्यादा होती है, इसलिए 3d में बाद में जाएगा। सो 3p के बाद जाता है 4s में, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। क्लियर है? सो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s, 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। ठीक। सो अब यहां पर देखो, अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, देन जाएगा 2s में, देन जाएगा 2p में, देन जाएगा 3s में, देन 3p में, और देन 3d में ना जाके 4s में जाता है एनर्जी लेवल, क्योंकि 4s का कम होता है। देन जाएगा ये 3d में, देन जाएगा ये 4p में। क्लियर है? सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर देखो कितने पीरियड्स होते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड होते हैं। नंबर ऑफ एनर्जी शेल यहां पर बता दिया गया। कैसे पता कि हम लोगों ने नंबर ऑफ एनर्जी शेल, यहां पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, सो 1, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, सो 2, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, देन हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, देन 5, देन 6 एंड 7। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे? सो हमें पता है कि 1s में 2 होंगे, s में 2 होंगे, और 2p में कितने होते हैं? 2p में हमें पता है कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। सो 2 + 6 टोटल 8 ऑर्बिटल, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ये मैंने आपको बताई दिया कि 1s में कितने होंगे, 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो पाएंगे, और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के कितने ऑर्बिटल होते हैं? d के 5 ऑर्बिटल होंगे, और f के 7 ऑर्बिटल होंगे, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गए। क्लियर है? सो आप लोग इनको ध्यान रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इससे आप लोग एटॉमिक नंबर भी पता कर सकते हो। कैसे? ये यहाँ पर दिए गए हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिसमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर एल्कली मेटल आएंगे, सेकेंड ग्रुप के अंदर जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आएंगे। सो ये है ग्रुप 1 एस ब्लॉक का। इसके ऊपर हम लोग हाइड्रोजन रखते हैं। सो अभी मैंने आप लोग को ये बताया था कि इसको ध्यान रखना, 2, 8, 18, 18, 32, 32, इससे आप लोग एटॉमिक नंबर जो है वो इस ट्रिक से पता कर सकते हो। कैसे? हम लोग लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन को रखते हैं, है ना, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अब आप इसको ध्यान रखना, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब अगर मान लो मैं 1 में 2 प्लस कर दूं, क्या आ जाएगा? 3, और 3 क्या होता है? लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर। 3 में अगर मैं 8 प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 11। ये किसका होता है? सोडियम का। 11 में अगर मैं 8 प्लस कर दूं कितना आएगा? 19, ये होता है पोटेशियम का। देन इसमें अगर मैं 18 प्लस कर दूं कितना आएगा? 37, ये होता है रुबिडियम का। देन इसमें 18 प्लस कर दूं कितना आएगा? ये आएगा 55, सीजियम का। देन 32 प्लस किया। सो इस तरीके से एटॉमिक नंबर हम पता कर सकते हैं। कैसे? ये ध्यान रख के, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सो हाइड्रोजन का हमें पता है कि 1 होता है एटॉमिक नंबर। देन इसमें 2 प्लस किया, लिथियम का निकल के आ गया। और इसको कैसे ध्यान रखते हो आप लोग? हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। क्लियर है? और एटॉमिक नंबर कैसे पता कर सकते हो आप लोग? हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है, इस ट्रिक से पता कर सकते हो। 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32 प्लस करते जाओ। 1 + 2 3 होता है इसका। 3 + 8 सोडियम का 11, 11 + 8 19 पोटेशियम का। 19 + 18 कितना होगा? 37 होगा रुबिडियम का। 37 + 18 55 होगा सीजियम का।
इस तरीके से पता कर सकते हो। देन 55 में 32 प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87। क्लियर। देन यहां पर है ग्रुप नंबर 2। किसका है ग्रुप नंबर 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसके अंदर आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। कैसे ध्यान रखते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस ट्रिक से आप लोग इसको ध्यान रखते हो। सो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया इनके एटॉमिक नंबर। सो लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, तो लिथियम का 3 होगा तो बेरिलियम का ऑटोमेटिकली 4 होगा। सोडियम का 11, सो मैग्नीशियम का 12, देन पोटेशियम का 19, सो कैल्शियम का। इस तरीके से पता कर सकते हो। या फिर बेरिलियम का जैसे मान लो आपको पता चल गया कितना है यहाँ पर 4, सो बेरिलियम का 4 होगा, इसमें ऐड कर दो 8, कितना आएगा 12। देन इसमें 8 ऐड कर दो फर्दर, कितना आएगा 20। देन फर्दर इसमें ऐड कर दो 18, कितना आएगा 38। सो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। क्लियर। सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 जिसको कि एल्कली मेटल कहा जाता है और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS2 होता है। कैसे, ये देखो यहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया किस तरीके से, पहले 1s आता है, देन 2s आता है, देन 2p आता है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। सो यानी कि यहाँ पर 2s1 आएगा लास्ट में। ये लास्ट ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है। तो लास्ट में क्या आ रहा है 2 यानी कि n को रिप्रेजेंट कर रहा है, NS1 आ रहा है। सो NS1 जो है ये ग्रुप 1 का होगा, NS2 जो है ये ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर। एंड दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, रेडियली टू फॉर्म 1+ आयन इन केस ऑफ एल्कली मेटल और 2+ आयन इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है। एंड द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं वो इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन द नेचर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया होगा। और आप लोग क्या करना, आप लोग इस लेक्चर को 2 बार देखना, आप लोग को हर एक कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग पता करते हैं। आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन पहले जो है 4s में जाता है देन 3d में जाता है। ऑफ बाउ रूल से आप लोग को आसानी से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, किस तरीके से हम लोग उन एलिमेंट्स का जिनका कि एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है उनका आयुपैक नोमेनक्लेचर किस तरीके से पता कर सकते हैं, और किस तरीके से जो प्रीवियस हम लोगों ने थ्योरीज पढ़े हैं वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। आई होप आपको आज ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस लेक्चर को आप लोग 2 बार लगाओगे तो आसानी से आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।